अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि उन फैक्टर्स को हाईलाइट करें कि जो गुज़श्ता 2 साल में पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट पे उनका बड़ा एक ग्रेटर इम्पैक्ट आया और आने वाले 2 साल में हम इस मार्केट को और इन्हीं फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए आने वाले 2 सालों में रियल एस्टेट मार्केट को कहाँ देख रहे हैं। अगर हम गुज़श्ता 2 साल में देखें कि रियल एस्टेट मार्केट 2 साल से पहले जो इससे पिछली गवर्नमेंट थी 2019 और 2020 में रियल एस्टेट अपनी पीक पे थी। कारोबार रियल एस्टेट का पाकिस्तान में बहुत अच्छा चल रहा था। उसकी रीज़न क्या थी कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी, जिसमें स्पेशली टेक्सटाइल सेक्टर जो है उनके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा की गवर्नमेंट लेवल पे। उस हुकूमत ने 2018 के इलेक्शन के बाद जो पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपने हिस्ट्री के पीक पे गई कि जो गुज़श्ता पूरी जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर अब तक वो इतना उन्होंने पीक उस इंडस्ट्री में नहीं देखा था। इवन कि उनके पास आने वाले 10 सालों के ऑर्डर्स थे और उसके बाद फिर कोरोना के बाद भी स्टिल ये सेक्टर जो है वो अपने कह लेंगे प्रोडक्टिविटी पे मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी पे रहा। और दूसरी तरफ जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उनको फैसिलिटेट किया गया, वो भी खुशहाल था। तो ये दो मेन चीज़ें होती हैं कि जब एक आपने रियल एस्टेट सेक्टर उठा दिया और दूसरा एग्रीकल्चरल सेक्टर को गवर्नमेंट लेवल पे जब फैसिलिटेट किया गया तो उसका इम्पैक्ट क्या आया कि लोगों के पास पैसा आया, मुल्क में एक कैश फ्लो बना। जब पैसा किसी के पास भी आता है तो वो स्टेप बाय स्टेप, अगर कोई छोटा आदमी है उसका प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की उसकी कैपेसिटी नहीं है तो वो शॉपिंग करने निकलता है। कैश फ्लो जब आता है तो वो छोटी मोटी ग्रोसरी शॉपिंग, गारमेंट्स वगैरह या गाड़ी चेंज कर ली, तो इस तरह की जाती है। और जैसे जैसे हम स्टेप अप करते हैं तो जो बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके पास जब पैसा है तो वो क्या करते हैं, वो ऑब्वियसली रियल एस्टेट को प्रेफर करते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वो उस वजह से कैश फ्लो की वजह से पाकिस्तान में 2019 में और 2020 के लेटर इन 20 आफ्टर कोरोना वो रियल एस्टेट सेक्टर बहुत ऊपर गया कि इवन के विद इन डेज ओवरनाइट चीज़ों में पैसे ऐड हो रहे थे कि एक चीज़ अगर आज 100 रुपए की मिल रही है तो वो कल 125 रुपए तक की भी गई। डीएचए में, बैरिया में, लेक सिटी में आपको इस कदर रैपिड इंक्रीज देखने को मिली थी। और किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को चेक करने के लिए आपको देखना पड़ता है कि उसका रियल एस्टेट सेक्टर कैसा चल रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर अगर अच्छा चल रहा है तो वो बाकी जितने भी बिजनेसेस हैं वो भी सारे ठीक ही चल रहे होंगे। ये कह लें कि एक पैमाना है किसी मुल्क की इकोनॉमी को, बिजनेस को चेक करने के लिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, ऑल ऑफ सडन वो एक नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट मूव हुई, गवर्नमेंट चेंज हो गई, रिजीम चेंज हुआ और जो एक बड़ा अच्छा निज़ाम चल रहा था पाकिस्तान में इकोनॉमिकल, वो एकदम अनसर्टनिटी का शिकार हो गया। वो इनसिक्योर हो गए कि ये अच्छा खासा चलता है एक निज़ाम सिस्टम, एकदम ये कैसे चेंज हो गया। लोगों ने इनसिक्योर फील करना शुरू कर दिया। वो उस इनसिक्योरिटी की वजह से एकदम जो रियल एस्टेट सेक्टर, जो लोग बड़े बेफिक्र होकर उसमें इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे, पैसे लगा रहे थे, ओवरसीज लोग भी और लोकल लोग भी, उसमें एकदम ब्रेक आ गई। क्यों? लोग इनसिक्योर फील करना शुरू हो गए कि अब पता नहीं क्या होगा, कि ये ऑल ऑफ सडन ये पता नहीं क्या हुआ, ये अजीब के वो एक नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट आती है। उसके बाद सड़कों पे जो है वो अफरा तफरी स्टार्ट हो जाती है। तो जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मुल्क में आ जाती है तो वो इन्वेस्टमेंट को तो खा जाती है ना, बिल्कुल फ्लैट कर देती है कि जो भी मुल्क में बिजनेसेस चल रहे होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट लोग कर रहे होते हैं ओवरसीज या लोकल, वो सारे हाथ रोक देते हैं। तो यही हुआ कि एकदम लोग इनसिक्योर हो गए। फिर उस गवर्नमेंट ने जो नई आई उन्होंने टैक्सेस प्रॉपर्टी पे मजीद लगाए। एक तो अवाम जो है वो ऑलरेडी इनसिक्योर फील कर रही थी, दूसरा आपने टैक्सेस बहुत ज्यादा लगा दिए, तीसरा ओवरसीज के लिए भी आपने पॉलिसीज सख्त कर दी। तो वो ऑल ऑफ सडन ऑलमोस्ट जीरो पे चले गए। जो ओवरसीज पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते थे वो तो बिल्कुल इनसिक्योर हो गए कि मुल्क पता नहीं किन लोगों के हाथ में आ गया, तो अब क्या बनेगा, अनलेस के कोई क्लैरिटी नहीं आती। फिर लोग वेट करने लगे कि इलेक्शन होगा मुल्क में, तो इलेक्शन के बाद उम्मीद है कि कोई लेजिटिमेट गवर्नमेंट आ जाएगी। लेकिन इलेक्शन, फिर अदालतें और इलेक्शन कमीशन और सियासी पार्टीज, वो सारा ड्रामा चलता रहा। तो इस केओस में कौन इन्वेस्ट करेगा? ऑब्वियसली जाहिर है कोई भी नहीं इन्वेस्ट करेगा। तो वो जो एक ड्रामा था इलेक्शन का हुआ, इलेक्शन के बाद से लेके अब तक ये सारा पॉलिटिकल सिनेरियो डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है रियल एस्टेट की मार्केट के ऊपर। हर कोई इनसिक्योर फील कर रहा है। इवन के लोग यहाँ से पाकिस्तान से निकल रहे हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं यहाँ पे, जिनके बिजनेसेस हैं, वो निकाल के बाहर सेटल हो रहे हैं कि यार इस मुल्क का कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल एक फितरी तौर पर हर बंदे का यही डिसीजन होगा कि यार इस मुल्क का पता नहीं क्या फ्यूचर है, ये किनके हाथों में आया हुआ है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो बाकी स्टेबिलिटीज आएंगी ना, कोई इकोनॉमिकल, सोशल, वो सारी चीजें तो बाद की बात है। स्टार्ट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से होता है। अब सूरत हाल ये है कि ना कोई चाइना की तरफ से गवर्नमेंट को कोई फैसिलिटेशन मिल रही है, ना यूएई, ना सऊदीया, और इवन के अमेरिका
उन्होंने भी रिसेंटली आपने वो एक करारदाद उन्होंने जो पास की है, उनके कांग्रेसमैन ने HR 901, उसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया। तो इस कदर अनसर्टेनिटी जो है वो बहुत अपने पीक पे चली गई है। ऑब्वियसली इस हालात में कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा, तो रियल एस्टेट को जो सेटबैक आया है वो बिल्कुल नेचुरल है। ये तो सारा डिस्कशन हो गया गुज़श्ता 2 सालों का और इन सारे इवेंट्स का, इन डेवलपमेंट्स का रियल एस्टेट के माइंडसेट पे, इस मार्केट पे इनका इम्पैक्ट। अब हम अगर फोरकास्ट करें कि ये सूरत हाल कब तक चलेगी, वल्लाह आलम, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। बट कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ भी होती हैं जिनको देखते हुए इंसान जो है वो आने वाले वक्त को किसी हद तक प्रिडिक्ट कर सकता है कि सूरत हाल किस तरफ जाएगी। तो आप अगर इंटरनेशनली कनेक्टेड हैं मीडिया से, इंटरनेशनल मीडिया से, आपको खबर है अगर कि इंटरनेशनली क्या चल रहा है और US में क्या हो रहा है, उन पॉलिसीज़ का पाकिस्तान या बाकी रीजनल जो एरियाज़ हैं खित्ते पे, उनका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, तो आप एक पिक्चर क्रिएट कर सकते हैं कि ये हालात किस तरफ जा रहे हैं और पाकिस्तान में जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कब तक आ सकती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का डायरेक्टली मतलब है कि रियल एस्टेट की मार्केट कब बूम पे जाना स्टार्ट होगी। तो अगर देखें जो HR 901 जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, ये बड़ा एक ब्रेक थ्रू, एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। एक तो चाइना से जो है वो इनकार हो जाना पैसों का, दूसरा ये कांग्रेस की तरफ से ये आ जाना, मतलब कि अब जो इंटरनेशनल एक नैरेटिव है ना, वो इस करंट जो डेवलपमेंट्स हैं, जो करंट रिजीम है, उनको सपोर्ट नहीं कर रहा। और सबसे बड़ी बात कि 250 मिलियन पीपल जो हैं वो इस जो डिज़ास्टर जो इस वक्त रजीम है वो उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे। तो वो चाह रहे हैं कि कोई, जिस तरह सारी दुनिया जानती है कि जो इलेक्शन 8 फरवरी का हुआ, लोगों ने किसको मैंडेट दिया और गवर्नमेंट किसकी बनाई गई, वो सारी धौंस। तो हम जिस एरा में रह रहे हैं ना, ये धौंस जो है ना वो इतनी कह लें न्यूडिटी के साथ ज़्यादा अरसा चल नहीं सकती, क्योंकि ऑल्दो लोग बहुत सारी जो है वो कॉन्स्पिरेसी थेरीज भी हैं कि अमेरिका ने ही किया था और अमेरिका की मर्जी के बगैर ऐसा नहीं होगा। तो अगर आप समझें तो ये करारदाद तो ऐसी है कि अमेरिका ने जो, US ने जो हरकत की थी रजीम चेंज की, वो तो उससे बैक ऑफ हो गया कि आप खुद जाने और देखें ये सारे मामला संभालें। तो और दूसरा जो है एक मेजर जो ब्रेक थ्रू मजीद आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि जो ट्रंप है वो बहुत ज़्यादा जो है उसके चांसेस हैं, जो 5 नवंबर 2024 को उनके इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो उसमें ट्रंप आता हुआ नजर आ रहा है। रिसेंटली इनकी जो प्रेसिडेंट्स की आपस में डिबेट होती है इलेक्शन से पहले, वो भी बड़े एक वाज़े मार्जिन से ट्रंप उसमें जीता है 67%, और जो बाइडन है वो उसमें काफ़ी उसको सेटबैक आया उन डिबेट्स में भी। तो ये सारी चीज़ें हैं पहले प्रेडिक्ट की जा सकती हैं कि आने वाले वक्त में US का प्रेसिडेंट कौन आ रहा है। तो वो अगर आ जाता है तो आसान अल्फाज में मैं अगर कहूँ कि ट्रंप जो है वो US का इमरान खान है। तो इस्टेब्लिशमेंट उनकी भी, US की भी नहीं चाहती कि वो आए, बट अवाम, जिस तरह पाकिस्तान की अवाम एक इनके इमरान खान के साथ थी, तो वो इसी तरह US की जो अवाम है मेजॉरिटी, वो उनके साथ है। तो इसी तरह जिस तरह ये इलेक्शन को मैनेज नहीं कर पाए, US की अगर इस्टेब्लिशमेंट भी उस इलेक्शन को मैनेज करना चाहेगी तो वो नहीं कर सकेगी। तो ये भी एक ब्रेक थ्रू होगा कि पाकिस्तान में भी फिर इंटरनेशनली एक प्रेशर आएगा कि आप एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट को लेके आए, आपने ये क्या सारा जो है वो ड्रामा कर रहे हैं। तो वो जो इंटरनेशनली प्रेशर आएगा और अंदर से अवाम का प्रेशर, तो करंट सेटअप उसको अफोर्ड नहीं कर सकेगा। तो आज अभी ये चल रहा है जून, मेरे ख्याल में ये जो मैं सारी प्रेडिक्शंस ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि दिसंबर तक पाकिस्तान में इंशाल्लाह बहुत सारी सूरत हाल बहुत चेंज हो चुकी होगी। ये सारी जो अनसर्टनिटी है ये सारी दूर हो चुकी होगी और एकदम जो है वो हालात अब जिस तरफ हैं वो उसके अपोजिट जा रहे होंगे। और मीन्स टू से सारी तमहीद बांधने का, इवन कि हमारा रियल एस्टेट का ये चैनल है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल कर गया, लेकिन पॉलिटिकल क्या करें, वो रियल एस्टेट कनेक्टेड है पॉलिटिकल मामला से, तो वो इसलिए मैंने ये सारी बात, ये सारी तमहीद बांधी है। तो वो उस वक्त जब ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट बनेगी पाकिस्तान में इंशाल्लाह, तो उस वक्त जो है वो स्टेबिलिटी आएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। तो जैसे ही लोग देखेंगे कि जिन अवाम ने जिसको वोट दिया है वो गवर्नमेंट बना रहा है, तो इसी पाकिस्तान में इतनी तेज़ी से इन्वेस्टमेंट आएगी, इतनी तेज़ी से कि ये जो पिछले 2 साल 3 साल में जो एप्रिसिएशन नहीं हुई वो एकदम ऐसे विद इन डेज होगी। तो एडवाइस इज दिस, कीपिंग इन माइंड द ऑल फैक्टर्स आई डिस्कस्ड विद यू, कि दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द राइट टाइम टू परचेज, नॉट सेल। परचेजिंग का ये आइडियल टाइम है। तो आप भी मुझे अपना जो माइंडसेट है इस सारे पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में वो कमेंट में आप भी डिस्कस कर सकते हैं। तो ये व्यूअर्स आज की हमारी वीडियो का सब्जेक्ट था। दैट्स इट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।